हेलो बच्चों, चलो बेटा शुरू करते हैं। कल लेसन जहाँ छोड़ा था हमने, द लास्ट लेसन, और आज इसको पूरा करेंगे। थोड़ा प्लीज़ तेज चलेंगे और पूरा करेंगे। कल हमने इसको यहाँ पे छोड़ा था, लैंग्वेज, फ्रेंच की बात हो रही थी। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, सबसे साफ सुथरी भाषा, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे लॉजिकल भाषा है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और इतनी इम्पोर्टेंट और लॉजिकल भाषा है ये। मास्टर जी समझा रहे हैं बच्चों को कि बेटा ये भाषा हमारी फ्रेंच जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। वी मस्ट गार्ड इट। गार्ड का मतलब क्या होता है? सुरक्षा करना, सेफ रखना, बचा के रखना। वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें ये भाषा अपने अंदर बचा के रखनी होगी, संजो कर रखनी होगी। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भूलनी नहीं होगी। बिकॉज When a people are enslaved, ये अजीब लगेगा आपको कि people के सामने अ का इस्तेमाल किया गया है, सिंगुलर बताया गया है people को। Because when a people का मतलब होता है कोई लोग नहीं, दरअसल एक जाति, एक वर्ग, एक क्षेत्र। समझो कि हम बात करें पेरने, कांजर पेरने, लोहार, किसी एक संपूर्ण जाति, संपूर्ण समाज के लोग, उन सबको ए पीपल कह दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, जब किसी वर्ग के या एक क्षेत्र के या एक भाषा के लोगों को गुलाम बनाया जाता है। स्लेव का मतलब गुलाम, एनस्लेव्ड गुलाम बनाना, और पास्ट में लिखा है एनस्लेव्ड, बनाया जाता है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, एज लॉन्ग एज, जब तक, होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वो अपनी भाषा को पकड़े रखते हैं। होल्ड फास्ट, ठीक है, मजबूती से पकड़े रखना। जब तक वो अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, मजबूती से पकड़े रखते हैं। इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, बिल्कुल ये ऐसा ही होता है कि उनके पास अपने जेल से बाहर आने की चाबी है, यानी गुलामी से निकलने की चाबी है। कब तक है? जब तक आदमी अपनी भाषा नहीं छोड़ता। Then he opened a grammar and read us our lesson. तभी ही कौन है? मास्टर जी। तभी मास्टर बता कौन रहा है बेटा? फ्रेंच। Then he opened the grammar and read us our lesson. तभी उन्होंने ग्रामर ओपन की और हमारा लेसन उन्होंने पढ़ाया। I was amazed to see how well I understood it. आज मैं बड़ा हैरान था कि आज मैं बड़ी आसानी से इन सब को समझ गया। All he said seemed so easy. मास्टर जी आज जो भी बता रहे थे सब कुछ बड़ा आसान लग रहा था। So easy, sign of exclamation, अरे सच में बहुत ही आसान। I think too that I had never listened so carefully. और मैंने ये भी सोचा कि शायद मैंने कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं, वरना पहले भी शायद याद हो जाता, समझ आ जाता। And that he had never explained everything with so much patience, और ये भी हो सकता है कि मास्टर जी ने शायद इतने पेशेंस से, इतने धैर्य से कभी पहले एक्सप्लेन ही ना किया हो। It seemed almost as if का मतलब होता है जैसे कि, It seemed ऐसा लगता था, almost as if the poor man wanted to give us all, ऐसा लग रहा था कि पुअर का मतलब यहाँ बेटा गरीब नहीं, बेचारा, ठीक है, इनोसेंट। ऐसा लग रहा था कि जैसे बेचारा वो आदमी कौन आदमी? मास्टर जी। wanted to give us all he knew before going away, जाने से पहले सब कुछ हमें सिखा के जाना चाहता था। and to put it all into our heads at one stroke, और सारी चीज़ों को हमारे दिमाग में ठूस देना चाहता था। put it all into our heads at one stroke, एक ही बार में। देखो बेटा, at one stroke या in one go एक ही बात होती है। इसका मतलब होता है कि एक झटके में, एक बार में। at one stroke या in one go। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का लेसन हुआ। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और आज मास्टर जी ने हमें नए नए पेपर दिए, नए कॉपीज दी। कॉपीज का मतलब यहाँ नोटबुक मत समझिएगा, नए पेपर दिए, एक एक पेपर बांट दिया जैसे हम क्लास में टेस्ट लेते हैं।
रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और वो ब्यूटीफुल राउंड हैंड में लिखे हुए थे वो पेपर। अच्छा, लिखे हुए क्यों कहा इसने? देखो बेटा, अगर हम नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड का टेस्ट लेते हैं ना, तो उसमें पहले से हैंड रिटन चीजें देते हैं। जैसे किसी मैडम ने ए बनाया, ऐसे मैं इधर इस बुक में कहीं दिखाऊं आपको, जैसे मैडम ने ऐसे ऐसे करके ना एक ए बनाया ऐसे, फिर वो बच्चों से कहती है बेटा ऐसे ही बनाओ, आगे डॉट डॉट छोड़ देती है। तो इसी तरह से कहता है रिटन इन ए ब्यूटीफुल हैंड, ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बिल्कुल राउंड हैंड में लिखे हुए। उसमें कुछ अक्षर थे फ्रेंच के, और क्या लिखा हुआ था देखो, बता भी दिया इसने, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। बस यही दो ही वर्ड लिखने को कहा गया कि बेटा इन दोनों वर्डों को बार बार लिखो। जैसे हम बच्चों से ABCD बार बार लिखवा देते हैं, बेटा इस पूरी लाइन में ए लिखो, इस पूरी लाइन में बी लिखो, इस तरह से। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम। और जो पेपर हमें दिए थे मास्टर जी ने आज, नए नए पेजेस, वो पूरी क्लासरूम में ऐसे लग रहे थे जैसे कि झंडे हों, कि भाई झंडे बांट रहे हैं। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यूं समझ लो ऐसे लग रहे थे जैसे हमारी डेस्क के ऊपर और एक रोड लगी है और उससे वो देश के झंडे की तरह छा गए हैं। क्या लिखा हुआ है? फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, काश तुम ये देख पाते और तुम ये देख सकते कि देखो किस तरह से एवरीवन सेट टू वर्क, हर बच्चा अपने काम पर लग गया, सेट टू वर्क। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और सब कुछ देखो कितना शांत था, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अरे कितना शांत था, ऐसे करके बोल रहा है। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, बच्चों के केवल पेन चलने की स्क्रैचिंग, खुरच के जो पेन चलता है, मतलब पेन चलने की भी अपनी एक आवाज होती है, खरखर थोड़ा सा हल्का हल्का सा, वही आवाजें आ रही थी ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर जो पेन चल रहा था। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और बीच बीच में कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए। भंवरे बोले तो भाई अपनी देसी भाषा में बताना पड़ेगा अब आपको, भूंड देखा, भूंड तो समझ लो वही भंवरे होते हैं, भीं की आवाज करता है वो भंवरा होता है। तो भंवरे कुछ उड़कर अंदर आ गए। बट नोबडी पेड अटेंशन टू देम, पे अटेंशन ध्यान देना, पे अटेंशन ध्यान देना, बट नोबडी पेड अटेंशन टू देम, उन भंवरों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, लिटिलेस्ट वन। देखो बेटा, वैसे तो लिटिल की डिग्री क्या होती है? लिटिल, लेस, लीस्ट। लेकिन जब चीजों के बारे में लिखा जाता है तब, भाई दूध कम है तो लिटिल, लेस, लीस्ट। लेकिन जब हाइट के बारे में बात की जाती है तो डिग्री होती है लिटिल, लिटिलर, लिटिलेस्ट। और जब किसी चीज की मात्रा के बारे में बात की जाती है तो डिग्री होती है लिटिल, लेस, लेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। अब आ जाओ, इवन द लिटिलेस्ट वंस, छोटे छोटे बच्चे भी सीरियसली काम कर रहे थे और किसी ने भंवरों पर भी पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फेस हुक्स, वो बच्चे तो जैसे ट्रेस का मतलब होता है बेटा सेम टू सेम किस चीज की नकल कर देना, जैसे कहते हैं ना ट्रेसिंग पेपर, इसको ट्रेस कर दो, ट्रेस करना, चीजें देखकर हूबहू उतारना। तो बच्चे तो उनको, उन अक्षरों को, फ्रांस एल्सेस को अपने पेपर पे उतार रहे थे जैसे कि वो उनके फिश हुक्स हों। फिश हुक्स का मतलब होता है मछली पकड़ने के कांटे हों। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, ठीक है, और वो तो ऐसे समझ रहे थे कि जो दिया गया है यही हमारी फ्रेंच भाषा है। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत के ऊपर कबूतरों के कू। अब ये कू कौन सा साउंड है? किसी का बर्ड का साउंड है। जैसे चर्पिंग हम किसके लिए यूज करते हैं? सारे पक्षियों के चहचहाने के लिए, ठीक है। बिल्ली के लिए क्या यूज कर लेते हैं? म्यू। तो इस तरह से डॉग के लिए क्या यूज कर लेते हैं? बार्क। लायन के लिए क्या यूज कर सकते हैं? लायन के लिए रोर। तो ये सब वर्ड होते हैं जो इनके साउंड वर्ड हैं। तो कू किसके लिए है जी? पिजन। और ऐसे बहुत सारे बर्ड, पिजन जैसे बहुत सारे, डाव, पिजन वगैरह वगैरह। तो पिजन कूड वेरी लो। वैसे जब किसी वर्ड में किसी सेंटेंस में अगर इस तरह के साउंड वर्ड आ जाए तो उसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है? हाँ, बाद में बताना मुझे कौन सा होता है? ओनोमोटोपोइया, ठीक है। पिजन कूड वेरी लो, और तभी छत के ऊपर कबूतरों के थोड़ा सा आवाज करने की आवाज आई। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद ये सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो क्या वो कल जो मास्टर जी आएंगे वो एल्सेस के लोगों को
तो जर्मन सिखा देंगे तो क्या वो इन कबूतरों को भी ये जो कू कू कर रहे हैं इनको भी जर्मन भाषा में कू कू करवाएंगे? क्या इनकी आवाज को भी वो जर्मन बना डालेंगे? बड़ा गुस्से में है मास्टर जी, एक कटाक्ष किया है। बेटा एक बार रोकना पड़ेगा वीडियो, क्योंकि लगातार 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बना सकते। चलिए शुरू करते हैं अब। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing. जब मैंने अपनी राइटिंग से अपना सर ऊपर उठाया तो मैंने देखा एम हैमल मास्टर जी अपनी चेयर में मोशनलेस चुपचाप बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, गेज का मतलब होता है बेटा घूर के देखना, ठीक है? स्टेयर, गेज, चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। कभी एक चीज को घूर के देख रहे थे कमरे में, क्लासरूम में, तो कभी दूसरी चीज को। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जैसे कि वो अपने दिमाग में ये फिक्स करना चाहता था कि हर चीज कैसी दिख रही है इन दैट लिटिल क्लासरूम। फैंसी का मतलब होता है बेटा कल्पना करना, इमेजिन, जस्ट इमेजिन। फैंसी, सपोज, इमेजिन, जरा कल्पना करो। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो आदमी यहाँ 40 साल से रहा है। विद हिज गार्डन आउटसाइड, और उसने ये गार्डन खुद बाहर बनाया है। आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, बाहर का गार्डन, उसके सामने उसकी क्लास, ये सब उसके साथ 40 साल से रहे हैं। क्लास तो बदलती रहती है, आज नहीं तो कल नए लड़के, लेकिन क्लास नई आए चाहे, लेकिन उसके पास तो एक क्लास हर बार आती थी। जस्ट लाइक दैट, ये सब वैसे ही दिखता है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, केवल डेस्क और बेंच ही पुराने हुए हैं। वॉर्न स्मूथ, वियर वो वॉर्न, वॉर्न स्मूथ का मतलब होता है इतने पहने गए हैं, अर्थात डेस्क वगैरह यूज किए गए हैं कि वो स्मूथ हो गए हैं, चिकने हो गए हैं। किसी चेयर पे अगर आप बार बार कई सालों तक बैठते हैं तो देखा नहीं वो बहुत चिकनी हो जाती है या उस पर बहुत सारा ऑयल लग जाता है, तो कहते हैं ये डेस्क 40 सालों से बड़े पुराने हो गए, स्मूथ हो गए। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, बाहर जो उसने वॉलनट होता है अखरोट को कहते हैं बेटा, ये एक ड्राई फ्रूट का नाम है। बाहर जो अखरोट का पेड़ लगाया था मास्टर जी ने वो भी बहुत बड़ा हो गया है। एंड द होप वाइन, अंगूर की बेल को बोलते हैं। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो होप वाइन अंगूर वाली बेल मास्टर जी ने खुद प्लांट की थी, ट्विन्ड अबाउट द विंडोज, खिड़की से लिपट कर, टू द रूफ, ऊपर छत तक चली गई। अच्छा, ट्विन किसको बोलते हैं? ऐसा तो सुना होगा, यहाँ तो ट्विन का मतलब लिपटना है, लेकिन ट्विन का मतलब समझते हो? कहते हैं ना भाई उसको ट्विन्स पैदा हुए हैं। ट्विन्स मतलब जुड़वा। अरे जब दो एक साथ चीजें लिपट जाएं, दो एक साथ चीजें आगे बढ़े, उनको ट्विन कहते हैं। ट्विन्ड अबाउट द विंडोज, विंडोज के साथ आगे बढ़ती हुई ये बेलें छत तक चली गई हैं। इतना कुछ बेचारे ने यहाँ गार्डन में लगाया था, वॉलनट ट्री था, होप वाइन की बेल थी, ये सब। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, उसका दिल कितना टूटा होगा जब ये सबको उसने छोड़ा होगा। पुअर मैन, बेचारा मास्टर जी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, ऊपर अपनी बहन को इधर उधर चीजें खिसकाने की आवाज सुनते हुए, पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो अपने बक्से संदूकें पैक कर रही है उसकी बहन, ये सब सुनते हुए। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें ये देश छोड़कर जाना है। कंट्री का मतलब गांव क्षेत्र भी होता है, ये क्षेत्र छोड़कर जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरीथिंग, एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो हर लेसन को आखिरी तक पढ़ा सके, सुन सके, हर पाठ को समझ सके। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हमारा हिस्ट्री में लेसन हुआ। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा, और तब बच्चे, चैंट का मतलब होता है बेटा बोलना या गाना या कहकर सुनाना, ठीक है? यहाँ मतलब गाया या कहकर सुनाया। जैसे अच्छा देखो, हिस्ट्री के लेसन के बाद एंड द बेबी चैंटेड देयर बा बेबी बोबू। अच्छा, ये क्यों लिखा हुआ है? आपने कभी अपनी छोटी क्लासेस में 12 खड़ी पढ़ी होंगे, कै का की कू कू के कई को कऊ कंक। इसी तरह से फ्रेंच भाषा की भी ये अपनी एक 12 खड़ी है।
तो फिर बच्चे जब स्कूल की छुट्टी होने वाली थी तो उससे पहले बच्चे बोले और चिल्ला चिल्ला कर पढ़ रहे हैं बे बा वे बू, वही वाली भाषा। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और बिल्कुल उनके पीछे क्लासरूम में बैठे हुए ओल्ड हॉसर ने अपने चश्मे पहन लिए हैं। एंड होल्डिंग द प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपना कायदा दोनों हाथों में पकड़ रखा है। स्पेल द लेटर्स विद देम, और बच्चों के साथ साथ लेटर स्पेल कर रहे हैं। जैसे हम बोले एप्पल APPLE, ऐसे लेटर को स्पेल कर रहे हैं, समझ गए? स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, बच्चों के साथ वो भी बोल रहे हैं बी। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और तुम अगर देख सकते थे तो देखते कि वो मास्टर जी के साथ साथ वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज इमोशंस के कारण कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और उसकी आवाज सुनना बड़ा मजाकिया लग रहा था, क्योंकि देखो रोता हुआ आदमी कैसे बोलेगा भाई, तो थोड़ा सा तो आवाज में गड़बड़ होएगी ना, जैसे हम बोल रहे हैं अब रोते रोते सुबकते बोल रहा है, तो बच्चों को हंसी आ रही है। वो कह रहा है कि हम कंफ्यूज हो रहे थे, हियर टू हिम दैट वी वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम हंसना भी चाहते थे रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, देखो मुझे कितने अच्छे से याद है, दैट लास्ट लेसन, ओ माई गॉड, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, देखो वो लास्ट लेसन मुझे कितने अच्छे से याद है, फ्रेंच बोल रहा है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं, और टन से घड़ी बजती स्ट्रक मतलब क्लॉक बजता है, बड़ा सा घंटा बजता है। देन द एंगुलस, एंगुलस होता है भाई अंग्रेजों की अपनी आरती पूजा अर्चना कह सकते हो, तभी चर्च में अर्चना प्रार्थना शुरू होती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और ट्रम्पेट बजाना समझ गए होंगे, पू पू पू, तो तभी पर्शियन आर्मी अपनी ड्रिल से वापस आ रही होती है, और जोर जोर से ट्रम्पेट बजाए जाते हैं, बिगुल बजाए जाते हैं। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और हमारे स्कूल की खिड़की के नीचे इन सब की आवाजें आ रही हैं। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल, मास्टर जी खड़े हुए, वेरी पेल, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ। इन हिज चेयर, अपनी चेयर में खड़े हुए, चेयर के पास खड़े हुए मतलब। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको कभी इतना सीधा खड़े हुए नहीं देखा था, इतना चेस्ट को ताने हुए खड़े हुए नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मास्टर जी बोल रहे हैं, सैड ही, मास्टर जी ने कहा मित्रों, आई, देखो 2 बार आई लिखा है, अर्थात वो रो रहा है, उसकी आवाज कांप रही है। आई, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी बात ने मास्टर जी को रोक लिया। ही कुड नॉट गो ऑन, और अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा सका। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और तभी वो बिना बोले ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमा। टूक ए पीस ऑफ चौक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी सारी ताकत जुटाकर, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो जितना बड़ा लिख सकता था उसने लिखा। क्या लिखा? वाइव लॉ फ्रांस, इसका मतलब होता है लिव लॉन्ग फ्रांस, लिव लॉन्ग फ्रांस, अर्थात फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन का मतलब होता है झुकना। फिर वो रुक गया और झुक गया। हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसने अपना सर दीवार की तरफ झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ बोले लिखे, ही मेड ए जेस्चर, बिना कुछ बोले ही मेड ए जेस्चर, जेस्चर होता है हाव भाव, उसने अपने हाव भाव से बताया। टू अस, मेड ए जेस्चर टू अस, हमारी तरफ उसने एक इशारा किया। विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस्ड, कि बच्चों चले जाओ, स्कूल डिसमिस हो गया, आज स्कूल बंद होता है। यू मे गो, अब तुम जा सकते हो। तो बेचारे ने ऐसे ना जैसे जाने का इशारा करते हैं, चलो भाई चलो चलो चलो, ऐसे सिर्फ इशारा किया, बहुत इमोशनल हो गया था। दीवार की तरफ उसने अपना सर कर लिया था, बच्चों को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा था क्योंकि वो रो रहा था। द स्टोरी वॉज वेरी इमोशनल इन द एंड, and as well as very much inspirational. So this is the end of this lesson, and we will have questions later on. The video is going to be very big.